नायब की मनोहर जीत। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक पर जिस तरीके का कारनामा, करिश्मा नायब सैनी ने किया, उसके बाद यही कहा जाएगा कि नायब की मनोहर जीत। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महज 56 दिनों के शासन में राजनीति के धुरंधरों को यह बता दिया कि अगर इरादे नेक हों तो दिन मायने नहीं रखते। नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रदेश की राजनीति में इतिहास रच दिया है। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी करने जा रही है। साल 1966 में जब से हरियाणा का उदय हुआ, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं जिसने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की हो। ऐसे में जाहिर है बीजेपी के लिए भी इस बार का रिजल्ट किसी करिश्मे से कम कतई नहीं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने नायब सैनी को प्रदेश की कमान सौंपी और नायब सैनी एक नायक की भूमिका में आवाम के बीच खुद को पेश करते नजर आए, उसके बाद यह रिजल्ट हर किसी के लिए हैरान करने वाले भी और साथ ही साथ नायब सैनी से लेकर मनोहर लाल की पीठ थपथपाने वाले भी। सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के लिए आवाम के दिलों में उतरना पड़ता है। हर किसी के दुख दर्द और पीड़ा को महसूस करना पड़ता है। आवाम को एक बेहतर शासन का एहसास दिलाना होता है। गरीब से गरीब परिवार तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना पड़ता है। भेदभाव मिटाकर पूरे प्रदेश के हित में कदम उठाने पड़ते हैं और सबसे अहम कि सरकार की योजनाओं की सही और सटीक जानकारी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचानी होती है। आवाम के नए नायक नायब सैनी ने पिछले 56 दिनों में वो सब कुछ किया जिससे प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है। बीजेपी इस जीत के साथ हैट्रिक लगा चुकी है और साथ ही प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में जुड़ गया है एक नया अध्याय, जिसके नायक बने हैं नायब सैनी। आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें, कांग्रेस को 37 सीटें, इनेलो को 2 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि नायब सैनी की सोच उनकी उपलब्धियों से बिल्कुल मेल खाती है। एक गरीब परिवार में जन्मे नायब सैनी अपनी मेहनत की बदौलत हर कदम आगे बढ़ते गए और उपलब्धियां उनके कदम चूमती गई, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदेश में बीजेपी को तीसरी बार जीत दिलाने की है। साल 1966 में हरियाणा के उदय के बाद पहली बार कोई राजनीतिक दल तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि नायब सैनी प्रदेश की राजनीति में सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है आवाम का। विश्वास है विकास का, श्रद्धा है अध्यात्म का, सोच है आधुनिकता का, उत्थान है गरीब का, प्रयास है आत्मनिर्भरता का, निष्ठा है विकसित हरियाणा की। सोच है किसान, महिला और युवाओं के कल्याण की। इरादा है बिना किसी भेदभाव हर किसी को विकास की मुख्य धारा में लाने की और अपनी इसी सोच की बदौलत नायब सैनी जीत की गारंटी का दूसरा नाम बन चुके हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का 2 करोड़ 80 लाख लोगों का मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं
कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है, जिन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी की नीतियों में। और मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को संभाला है और उनके विकास कार्यों के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है, ये ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के अंदर हम तीसरी बार हरियाणा में सफल हुए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिनकी कड़ी मेहनत, जिन्होंने पसीना बहा करके आज ये ऐतिहासिक विजय दिलाई है, मैं उन सब कार्यकर्ताओं का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि इस बार बीजेपी के लिए जीत की राह इतनी आसान थी। चुनाव से पहले बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख सकता है, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान होगा। लिहाजा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने सीएम चेहरे को बदल दिया और कमान नायब सैनी को सौंप दी, जिसका असर चुनावी रिजल्ट में देखने को मिला है। मैं हरियाणा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने जो मोदी जी की नीतियों के ऊपर इतना बड़ा मैंडेट दे करके मोहर लगाई, आशीर्वाद दिया है। लाडवा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इतना आशीर्वाद सहयोग दिया है। बिल्कुल आज जनता की जीत है, मोदी जी की नीतियों की जीत है। जो मोदी जी की नीतियों के ऊपर एक मोहर लोगों ने लगाई है, चाहे मजदूर, चाहे किसान, चाहे गरीब, चाहे महिला, चाहे मेरा युवा हो, हर वर्ग की आज जीत हुई है। 10 सालों में आज हरियाणा बनने के बाद पहली बार किसी तीसरी पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला है। और वो इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद हरियाणा के लोगों ने एक काम करने वाली, सुशासन और विकास करने वाली सरकार उन्होंने देखी। हर व्यक्ति को न्याय देना हो, नौजवानों को मेरिट के आधार पर नौकरी देना हो, गरीब के लिए अन्न देना हो, 5 लाख का इलाज हो, मकान हो, शौचालय हो, गैस का सिलेंडर हो, अन्नदाता को, मतलब हर किसी के लिए ऐतिहासिक काम किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी कि इस बार कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब किसी एक दल को तीसरी बार सत्ता की चाबी मिली हो। देखिए, जो रिजल्ट आए हैं उनसे अचंभित हैं और हम अपनी बीजेपी अचंभित है कि उनका देखा आपने क्या माहौल था। ये जैसे पूरे प्रदेश में माहौल था, उसके विपरीत के नतीजे आए हैं। जो माहौल बना था मीडिया का भी, और जो आपके जितने भी सीनियर वो हैं एनालिस्ट हैं उनका भी है। तो अब लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी वोटों से आ रहे हैं। बहरहाल हरियाणा चुनाव के रिजल्ट को लेकर कांग्रेस के दावे चाहे जो कुछ भी हों, लेकिन हकीकत के तराजू पर बीजेपी का पलड़ा भारी है और प्रदेश की जनता ने बीजेपी को एक बार फिर से प्रदेश की कमान सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बीजेपी की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी जाहिर की और दिल्ली बीजेपी कार्यालय से कार्यकर्ताओं को जीत के लिए बधाई भी दी। जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है।
साथियों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। और चलिए अब आपको प्रदेश के उन दो चेहरों के बारे में बताते हैं जिनके सामने न सिर्फ खुद की सीट बचाने की चुनौती थी, बल्कि प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार बनाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं दो कंधों पर थी। ऐसे में कोई कामयाब हुआ तो कोई अपनी पार्टी को जीत की दहलीज पार नहीं करवा पाया। इस चुनाव में दो सबसे बड़े चेहरों ने अपनी अपनी किस्मत दांव पर लगा रखी थी, जिनमें कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वर्तमान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी का नाम शामिल है। सबसे पहले बात नायब सैनी की करते हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपनी सीट बचाई है, बल्कि उनकी मेहनत की बदौलत प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार भी बनने जा रही है। और इसके लिए नायब सैनी ने प्रदेश की जनता का आभार जताया है। जो भी
धाम में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है वो माथा टेका और नायब सिंह सैनी जो है वो अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ। सर, सीएम साहब, कैसा अनुमान है? जिस तरीके से आपने कहा था कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है, क्या लग रहा है सर? मैं हरियाणा के लोगों को प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर उन्होंने बड़ा विश्वास व्यक्त किया। बता दें कि नायब सैनी सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीट लाडवा से चुनावी मैदान में थे और उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित की है। जानकारी के मुताबिक लाडवा विधानसभा में कुल 145 गांव हैं, जहां सैनी समाज के वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। इसके अलावा यहां दलित वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं। नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। लाडवा इसी संसदीय क्षेत्र के अधीन आता है। साथ ही नायब सैनी के साथ जातीय फैक्टर भी था। वही बात कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करें तो उन्होंने गढ़ी सांपला किलोई से खुद की सीट बड़े मार्जिन से जरूर बचा ली है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने में असफल रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई सीट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। यहां से उन्होंने 6वीं बार चुनाव जीता है। साल 2000 में पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट से विधायक बने थे। इसके बाद 2005 के उपचुनाव जीतकर दूसरी बार विधायक बने और फिर 2009, 2014, 2019 और 2024 के इस चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परचम बुलंद है। लेकिन प्रदेश में सरकार नहीं बन पाने का मलाल भी है। रिजल्ट आए हैं उससे अचंभित हैं और हम अपनी बीजेपी अचंभित है कि उनका देखा हमने क्या माहौल था। ये जैसे पूरे प्रदेश में माहौल था उसके विपरीत ये नतीजे आए हैं। जो माहौल बना हुआ था मीडिया का भी और जो आपके जितने भी सीनियर वो हैं एनालिस्ट हैं उनका भी है। तो अब लोकतंत्र है ये और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है मतलब डिले वो हुई है उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस को हराने में कांग्रेस का ही हाथ है? तो राजनीति के जानकार कुछ इस हद तक इससे भी इनकार नहीं करते हैं और इसकी वजह है कांग्रेस की आपसी गुटबाजी। चुनाव परिणाम से पहले ही सीएम की कुर्सी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस में खींचातानी मची थी, बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिल गया था, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के तमाम नेता सरकारी नौकरी में पर्ची खर्ची पर रोक, गरीब, किसान और महिला कल्याण की बातें कर वोटर्स को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे बयान दे रहे थे जिसे लेकर हर कोई संशय में था। उस वक्त शायद ही कांग्रेस को यह लगा होगा कि ये तमाम बयान उन्हें सत्ता से दूर कर सकते हैं, लेकिन जनता ने ऐसे तमाम उम्मीदवारों के ऊल जलूल वादों को सिरे से नकार दिया। जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। कितने नौजवानों को नौकरी दूंगा विधानसभा में, सोच नहीं सकते। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने
उससे 20-25% फालतू लाके दे दो, चलता। हरियाणा में इस बार के चुनावी रिजल्ट बताते हैं कि कांग्रेस के मोहब्बत वाली दुकान में फीके पकवान थे, जिसे प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता को कांग्रेस की बातें रास नहीं आई। तो आपको कांग्रेस के कुछ बयान बहादुरों के बयान सुनने चाहिए, जिसमें सबसे पहला नाम नीरज शर्मा का आता है। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा ने एक जनसभा में कहा था कि मुझे जिताकर भेज दो, 50 वोट पर एक नौकरी मिलेगी। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थम आए लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेज दो, 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा, वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यूं मेरे फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो कि जाते कोई 10-20-50 वोट आवे। इसके बाद का नंबर लखन सिंगला का आता है। फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार लखन सिंगला ने कहा था कि हमारी सरकार बनने पर हरियाणा की नौकरी की जो लिस्ट आएगी, किसी के 50 लोग जाएंगे तो लखन सिंगला के 100 जाएंगे। इतने नौजवानों को नौकरी दूंगा विधानसभा में, सोच नहीं सकते। हरियाणा की जो लिस्ट जाएगी नौकरी की, किसी के 50 जाएंगे तो लखन सिंगला के 100 जाएंगे। बात निकली। अब सुनो, मैं कोई टेरर भैर से नहीं कहता, ये प्रेस वाले चला रहे होंगे, लोग हुड्डा साहब को बताएंगे भी, और सब पता है उनको, और मुझे पता जो मैं बोलूंगा वो होगा, जो मैं बोलूंगा वो होगा, क्योंकि हुड्डा साहब का आशीर्वाद है मेरे पे। वहीं गन्नौर से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा ने एक सभा में कहा कि इस बार हुड्डा 2 लाख सरकारी नौकरी लेकर आ रहे हैं। इसमें जो भी तुम्हारा हिस्सा होगा उसमें 20 से 25% ज्यादा दे देंगे। इतना ही नहीं, कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य अपने पिता से एक कदम और आगे निकलकर बयान दिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना नंबर देकर जाऊंगा और आप अपना सिर्फ रोल नंबर लेकर मेरे पास आना। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के पास आपका आवेदन लेकर मैं जाऊंगा। आपसे रिश्ता मैंने को अपना रिश्तेदार लगा दिया, जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दो, चलता। और विकास करना तो मेरा शौक है। इन बयान बहादुरों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी पीछे नहीं रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार हमारी आएगी और उदय भान सरकार के केंद्र में होंगे। कम से कम 5000 बंदों को सरकारी नौकरी में लगाएंगे, ये हमारा वादा है। कांग्रेस की ओर से बयानों के तीर चलाने में शमशेर सिंह गोगी ने भी सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार में सबका हिस्सा होगा, अपने रिश्तेदारों को भी खुश करेंगे, जो बाहर से आ रहे हैं भाईचारे में उन्हें भी सेट करेंगे, अपना घर भी भरेंगे, और इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी है। और जब सरकार के अंदर संघ का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को भुनाने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आम वोटरों को ये समझाने में सफल रही कि कांग्रेस की सरकार आने पर फिर से लूटमार मचेगी। हुड्डा साहब बोलते रहते हैं, हिसाब मांगते रहते हैं, कहा हिसाब दो। मैंने उससे एक दिन पूछ लिए, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे। मैं कहा हुड्डा साहब आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे,
मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 4 महीने हो गए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर हुड्डा साहब ने नहीं दिया। भाई अब राहुल गांधी यहां पर्यटन के ऊपर घूमने के लिए आया है। मैंने राहुल बाबा को कहा, अच्छा है हमने सड़कें पिछले 10 वर्षों में हरियाणा का गति से विकास किया है, आप घूमने के लिए आए हैं, हरियाणा के लोग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप उनके बारे में बताने का काम करें। मुझे पूरी अपेक्षा है कि आप यहां हमारे हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की जनता को बता करके जाएंगे। आज हमारे हरियाणा के लोग, युवा साथी ये पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पर्ची खर्ची पर नौकरी मिलती थी, क्यों? हमारा युवा पूछना चाहता है कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ बताने का काम करें। हमारा किसान पूछना चाहता है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को देने का काम करते थे, क्यों? उसके बारे में भी आप कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। हमारे ऐसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अमेरिका में जाकर के कहा कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी, तो किस मुंह से आप आए हैं हरियाणा में? आप इसके ऊपर कुछ बताने का काम करें। बता दें कि बीजेपी इस चुनाव में पर्ची खर्ची पर रोक और गरीब से गरीब परिवार को बिना किसी भेदभाव मेरिट पर नौकरी के दावे के साथ चुनावी मैदान में थी। तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान से वोटरों को गलत मैसेज गया। इस चुनाव में कांग्रेस के हार की ये भी एक बड़ी वजह थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन बयान बहादुरों में कोई भी सीट नहीं जीत पाया और सभी की हार हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इस बार बीजेपी 2014 मोदी लहर से भी ज्यादा सीटें जीतने में कैसे कामयाब रही, जबकि तमाम एग्जिट पोल्स ये दावा कर रहे थे कि प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। चुनावी दावे और वादे से इतर इस बार के चुनावी रिजल्ट से पहले किसी ने शायद ही ये सोचा होगा कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। और इसकी अपनी कई वजहें हैं। साल 2014 के मोदी लहर में बीजेपी 47 सीटें जीती थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और जेजेपी के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाई थी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ेगी और इस बार बीजेपी 33 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह जाएगी, जबकि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव से कहीं ज्यादा 48 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया है। दरअसल इस चुनाव में भी बीजेपी ने जाट वर्सेस गैर जाट फॉर्मूला अपनाया और उसमें कामयाब भी रही। आपको बता दें कि हरियाणा में 36 बिरादरी हैं। इनमें 27% के साथ सबसे अधिक संख्या जाटों की है। ऐसे में बीजेपी ने गैर जाट को अपने पाले में किया और दलितों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जबकि ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोट पहले से ही बीजेपी के साथ थे। हरियाणा में अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 20% है, जिनके लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। साल 2019 में बीजेपी ने इनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा बीजेपी ने इंटरनल सर्वे के आधार पर 25 सीटों पर टिकट बदल दिए, जिसका लाभ बीजेपी को मिला है। इनमें से 16 प्रत्याशियों ने कमल खिलाया है। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सीएम को बदल दिया।
और मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा की करीब 44% ओबीसी आबादी बीजेपी के पक्ष में चली गई। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि किसान आंदोलन और खिलाड़ियों का मुद्दा सिर्फ जाट वोटरों तक ही सीमित था और इसी आधार पर बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करती रही। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी अपनी कुशल रणनीति की बदौलत जाटों के गढ़ में भी 9 सीटें जीत ली है। इसके अलावा जिस डिजिटल हरियाणा को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था, उसका जमीन पर कोई असर देखने को नहीं मिला है। दरअसल मनोहर कार्यकाल के 9.5 साल में कई ऐसे ऐप्स की शुरुआत की गई थी, जिससे बिना किसी भेदभाव लोगों के घर बैठे काम हो रहे थे, लेकिन विपक्ष इसे बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर देख रहा था, जबकि बीजेपी लोगों को ये समझाने में कामयाब रही कि डिजिटलाइजेशन से आम लोगों का ही हित होगा और इसका कितना असर हुआ इसे आप करनाल के रिजल्ट से समझ सकते हैं। यहाँ की सभी 9 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिला है। कुल मिलाकर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने जो प्रचार प्रसार किया था वो काम नहीं आया और प्रदेश में एक बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार फिर से बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। सूर्या समाचार से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद से जीत हासिल करने वाले बीजेपी के उम्मीदवार विपुल गोयल से खास बातचीत की। दोनों ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए। लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में करिश्मा भी कर दिखाया है। सूर्या समाचार पर एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस उम्मीदवारों के बयान का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लोगों को मोदी जी पर, उसकी पार्टी पर भरोसा था कि यही पार्टी हरियाणा का भला कर सकती है जी। और 10 साल में हरियाणा का भला करके दिखाया है। नौजवानों को काबिलियत के आधार पर बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के उनको रोजगार दिया है, किसान का सम्मान किया है, गरीब को पूरी सुविधाएं दी हैं, महिला को और युवाओं को मैं कह रहा हूँ उनको अपने पैरों पर खड़ा किया है। जो बेरोजगारी करते थे, आज सब तस्वीर सामने हो गई है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति पाखंड और झूठ पर राजनीति है, आधारित राजनीति है, और हमारी राजनीति तथ्यों पर और हकीकत पर आधारित है। हम काम करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम काम पर विश्वास करते हैं। हमने 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में भी काम किया और प्रदेश में भी काम किया, उसी के ये परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कृष्णपाल गुर्जर जी, मैं फरीदाबाद की बात कर लेता हूं और जिस लाइन पर आप चल रहे हैं उसे ही मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे बयान याद आ रहे हैं आप ही के फरीदाबाद से, लखन कुमार सिंगला के, नीरज शर्मा के, उनकी तरफ से बयान, या फिर कहूं कि कांग्रेस का नैरेटिव ये था कि 2000 सीटें हर विधानसभा को दे दी जाएगी, इस आधार पर शायद लोग उन्हें वोट कर देंगे। मैं बहुत क्लोजली इन सीटों को भी देख रहा हूं, शमशेर गोगी की सीट को भी देख रहा हूं और साथ ही साथ कुलदीप शर्मा की सीट को भी देख रहा हूं, जहां पर इस तरीके की बयानबाजी हुई थी। तो आप इसे सीधे तौर पर पर्ची और खर्ची के बिना जिस तरीके से बीजेपी बात कर रही थी कि हमने नौकरियां दी, जिस तरीके से बीजेपी अंत्योदय की बात कर रही थी, आप क्या ये मान रहे हैं कि ये इस पूरे एजेंडे की जीत है बीजेपी के लिए? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से कहना था हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और समाज में जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसका कल्याण करना, उसको उत्थान करना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, स्वावलंबी बनाना, सशक्त करना, ये मोदी जी सरकार का पहले दिन से ही लक्ष्य था और वो उसमें हम सफल हुए हैं। कांग्रेस आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, सिफारिश और रिश्वत से नौकरी देने वाली पार्टी, और जो उनके एमएलओ ने और सांसदों ने चुनाव के प्रचार के दौरान
अपनी तस्वीर, अपना चेहरा बेनकाब कर दिया। तो ये सब ये कारण है। हमारा अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का कल्याण करना ही हमारा मोटिव है। बीजेपी की रणनीति पर अपनी बात रखते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी धरातल पर काम करती है। माइक्रो मैनेजमेंट पर मैं आना चाह रहा हूं, जो आप बता भी रहे थे कि माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर बहुत बात होती है। देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेके ऊपर तक, पन्ना प्रमुख तक, नीचे तक, धरातल तक काम करती है। हर जगह उसका कार्यकर्ता है जो पार्टी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और ये कार्यकर्ताओं की ही मेहनत का परिणाम है आज। वहीं फरीदाबाद से विजयी प्रत्याशी विपुल गोयल ने सूर्या समाचार के साथ खास बातचीत की और कहा कि 10 साल तक बीजेपी ने राज नहीं किया बल्कि सेवा की है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा और लखन सिंगला के बयान पर भी विपुल गोयल ने कटाक्ष किया। क्या इस तरीके के नतीजे एक्सपेक्टेड थे आपको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। हमारे कल भी और आज सुबह भी नायब सैनी जी ने बताया था मीडिया के अंदर कि हम पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का शासन था, गरीब मजदूर समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति से लेकर अग्रणी व्यक्ति तक जो सुविधाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस पर मोहर लगाने का काम हरियाणा की जनता ने किया। मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। कैसे मुमकिन हुआ सर ये कि 10 साल से सत्ता में थे और 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, मुद्दे होते हैं, पीपीपी को हथियार बनाया जा रहा था, अग्निवीर की बात की जा रही थी। 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज नहीं किया, सेवा करने का काम किया, शासन नहीं सेवा की, तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ही नहीं होता। बहरहाल हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। राज्य में ऐसा करने वाली वह पहली पार्टी होगी। राज्य की कुल 90 सीटों में से पार्टी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8 सीटों का फायदा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रदेश में इस बार फिर से नायब सरकार के रास्ता साफ हो गया, लेकिन चुनावी रिजल्ट में कई ऐसे बड़े चेहरे रहे जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इनमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से लेकर अभय चौटाला और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का नाम भी शामिल है। चुनावी रिजल्ट के साथ अब ये बात तय हो गई है कि प्रदेश में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बार के रिजल्ट ने कई बड़े चेहरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसमें सबसे पहला नाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का आता है, जिन्हें बीजेपी के हरिंदर सिंह से हार मिली है। अंबाला शहरी सीट से बीजेपी के असीम गोयल भी चुनाव हार चुके हैं। इन्हें कांग्रेस के निर्मल सिंह ने हराया है। पंचकुला से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता को कांग्रेस के चंद्रमोहन से हार मिली है। कलायत सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलेश ढांडा को कांग्रेस के विकास शरण से हार मिली है। कैथल से बीजेपी के उम्मीदवार लीलाराम गुज्जर को आदित्य सुरजेवाला ने हराया है। आपको बता दें कि आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस का बड़ा चेहरा रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। वहीं थानेसर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सुधा को कांग्रेस के अशोक अरोड़ा ने हराया है। अशोक अरोड़ा प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा हैं। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले इनेलो को अलविदा कहकर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। अब बात लाडवा सीट की करते हैं, जो इस चुनाव में प्रदेश की सबसे हॉट सीट थी। दरअसल इस सीट से बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा नायब सैनी खुद उम्मीदवार थे, जिन्होंने कांग्रेस के मेवा सिंह को करारी शिकस्त दी है। इसी तरह नू सीट से बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह को कांग्रेस के आफताब अहमद से हार मिली है। रेवाड़ी सीट पर बीजेपी के लक्ष्मण यादव को जीत मिली है। इन्होंने कांग्रेस के चिरंजीव राव को शिकस्त दी है। तेगांव से बीजेपी के राजेश नागर ने चुनाव जीता है। राजेश नागर ने कांग्रेस के रोहित नागर को चुनावी दंगल में परास्त कर दिया है। बल्लभगढ़ सीट पर बीजेपी के मूलचंद शर्मा को जीत मिली है। मूलचंद शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार शारदा राठौर को हराया है। तो वहीं तोशाम सीट पर इस बार बीजेपी ने श्रुति चौधरी को टिकट दिया था, जिन्होंने कांग्रेस के अनिरुद्ध सिंह को हराया है। वहीं बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो गढ़ी सांपली किलोई सीट पर एक बार फिर से उन्हें जीत मिली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की मंजू हुड्डा को हराया है।
झज्जर विधानसभा सीट पर बीजेपी के कप्तान विरधाना को हार मिली है। उन्हें कांग्रेस की गीता भुक्कल ने हराया है। आपको बता दें कि गीता भुक्कल कांग्रेस के शासन में मंत्री पद पर रह चुकी हैं। वहीं रोहतक सीट पर बीजेपी के मनीष ग्रोवर चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने कांग्रेस के बीवी बत्रा को हराया है, जबकि रोहतक कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सीट है। सिरसा सीट पर हलोपा से गोपाल कांडा को हार मिली है। इस बार सिरसा सीट पर कांग्रेस के गोकुल सेतिया चुनाव जीते हैं। वहीं मंडी डबवाली की बात करें तो जेजेपी के दिग्विजय चौटाला चुनाव हार गए हैं। इन्हें आईएनएलडी के आदित्य चौटाला ने हराया है। रतिया सीट पर बीजेपी की सुनीता दुग्गल को हार मिली है और इन्हें कांग्रेस के जर्नैल सिंह ने हराया है। इसी तरह रानिया सीट भी हॉट सीट थी। अभय चौटाला की बेटी अर्जुन सिंह चौटाला चुनाव जीत गए हैं। वहीं उचाना कला सीट पर जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को हार मिली है। यहां से बीजेपी को जीत मिली है। इसी तरह नारनौत सीट पर बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु को हार मिली है। कांग्रेस के जसवीर सिंह ने नारनौत से जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला भी चुनाव हार गए हैं। जाहिर है, इस बार के चुनावी रिजल्ट ने कई दिग्गजों को चौंका दिया है और प्रदेश में पहली बार कोई सरकार तीसरी बार बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सिर्फ विपक्ष के ही क्यों, हरियाणा में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन तो किया, लेकिन नायब सैनी की सरकार में मंत्री रहे 8 नेताओं को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं स्पीकर भी अपना चुनाव हार गए, यानी ज्ञानचंद गुप्ता हारते नजर आए। सिर्फ 2 ही मंत्री मूलचंद शर्मा और महिपाल ढांडा चुनाव जीतने में कामयाब हो सके। आखिर क्या कुछ कारण रहे इन मंत्रियों की हार के? जानने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए हमारी रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार में मंत्री रहे 8 नेता चुनाव हार गए। साथ ही स्पीकर भी चुनाव हार गए। सिर्फ 2 ही मंत्री चुनाव जीत पाए। पंचकुला में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई ने हराया। जगाधरी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कंवरपाल गुर्जर हार गए। कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी अकरम खान ने 6,868 वोटों से जीत दर्ज की। वल्लभगढ़ विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जीत दर्ज की है। उन्हें 61,806 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस की बागी शारदा राठौर को 17,730 वोटों से हराया। लोहारू में मंत्री जेपी दलाल को कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर फटिया ने 792 वोटों से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार जेपी दलाल को 80,544 वोट मिले। रानिया में इनेलो बसपा के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने 4,191 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें 43,914 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज रहे। हिसार में देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने 18,941 वोटों से जीत हासिल की और बीजेपी के कमल गुप्ता हार गए। पानीपत ग्रामीण सीट पर मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार महिपाल टांडा ने 50,212 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 1,01,079 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार सचिन कुंडू को 50,867 वोट मिले। अंबाला सिटी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल सिंह मोड़ा ने 11,131 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 84,475 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री असीम गोयल 73,344 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। थानेसर से बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री सुभाष सुधा 66,833 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस उम्मीदवार अशोक अरोड़ा ने 3,243 वोटों से जीत हासिल की। नूह में मंत्री संजय सिंह हार गए। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने जीत हासिल की। नांगल चौधरी में कांग्रेस उम्मीदवार मंजू चौधरी ने 6,930 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 61,989 वोट मिले। बीजेपी के उम्मीदवार और मंत्री अभय सिंह 55,059 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बहरहाल हरियाणा में 10 साल बाद भी बीजेपी की आंधी रही है। इसके बावजूद बीजेपी सरकार में मंत्री रहे कई बड़े नेता चुनाव हार गए। इसे लेकर आने वाले दिनों में पार्टी में जरूर अब चिंतन मंथन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रदेश में बीजेपी जीत की हैट्रिक के साथ भले इतिहास रच दिया हो, लेकिन ये राह इतनी भी आसान नहीं थी। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित कई दूसरे राज्यों के नेताओं ने इस चुनाव में
जी तोड़ मेहनत की, जिसका नतीजा सबके सामने है। हरियाणा चुनाव की घोषणा के साथ ही छोटी बड़ी रैलियों के जरिए बीजेपी आवाम तक ये पहुंचाने में सफल रही है कि बीजेपी के 10 साल में गरीब, किसान, महिला और युवाओं के हित में काम किया है, जिसकी बदौलत इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बड़ी रैलियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। खासकर पिछड़ा, अति पिछड़ा के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर खुली जुबान से हमले किए थे। साथियों, इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलित उसको वोट नहीं देता, इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आप खुद देखिए, कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलितों और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने दलितों पर जो अत्याचार किया है उसे दलित समाज कभी भी भूल नहीं सकता। इसलिए मैं हरियाणा में जहां भी गया, मैंने देखा कि कांग्रेस को कोई भी घुसने नहीं देता। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को घेरने में जुटे थे, तो दूसरी ओर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कमान संभाल रखी थी। जनसभा के माध्यम से योगी आदित्यनाथ वोटरों को ये बताने में सफल रहे कि हिंदुओं के लिए बीजेपी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या हैं, ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है, समाधान। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेता जनता के बीच अपनी बात लेकर पहुंचे और चुनाव परिणाम को बीजेपी के पक्ष में करने का काम किया। हरियाणा के किसानों की भूमि औने पौने दाम पर अपने दामाद को देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज वो किसानों की बात। मैं आपको कहने आया हूं भाइयों बहनों, इतने साल तक कांग्रेस की सरकार चली, इन लोगों की सरकार चली, कभी खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या?
जोर से बोलो भैया, मिलती थी क्या? नौकरी चाहिए तो सबसे पहले सिफारिश चाहती थी और साथ में खर्ची भी दलाल ले जाते थे। भाजपा सरकार ने 2 लाख लोगों को खर्ची और पर्ची के बगैर डाकिया के 51 रुपये के सगुन में अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम कर दिया है। जहां तक हरियाणा की हमारी सरकार का प्रश्न है, सेवा भाव से, चाहे मनोहर लाल जी खट्टर रहे हो, चाहे हमारे नायब सिंह सैनी हो, सेवा भाव से बहनों भाइयों इन्होंने काम किया। लेकिन कल मैं राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट देख रहा था। राहुल जी ने कहा कि हमारी पार्टी में कार्यकर्ता टाइगर है, शेर है। मैंने कहा बड़ा खतरनाक है, तब तो बड़ी खतरनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, टाइगर और शेर की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने इस संकल्प भाव से किया है, हमारा हर कार्यकर्ता जनता की यदि सेवा करनी है तो सेवक भाव से करेगा, टाइगर और लायन बनकर नहीं करेगा। जनता का रिस्पांस बहुत शानदार है। जनता ने मन बना लिया है कि दलालों दमादों का जलवा जलाल वापस नहीं लाएंगे। दलितों पर अत्याचार की जो प्रयोगशाला कांग्रेस हरियाणा को बनाना चाहती है, ऐसी कांग्रेस को नहीं लाएंगे और जमीनें हड़पने वाली कांग्रेस को नहीं लाएंगे। तीसरी बार कमल का बटन दबाकर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। चुनावी रैली में बीजेपी नेताओं के भाषण सुनने से जाहिर होता है, बीजेपी एक सूत्रीय मंत्र पर काम कर रही थी। गरीबों के हित में पिछले 10 साल में उठाए गए कदमों की जानकारी आम जन तक पहुंचाना, और इसमें बीजेपी उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। विधानसभा चुनाव के परिणाम जम्मू कश्मीर के भी आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बड़ी जीत मिली। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर गया, जबकि बीजेपी के खाते में महज 29 सीटें आई। 10 साल बाद घाटी में हुए इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी जीत मिली, जबकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रचंड जीत मिली है। खासकर कश्मीर रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी और अन्य दलों का सुपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शिकारे पर सवार होकर 6 सीटें जीतने में कामयाब हो गई है, जबकि बीजेपी को कश्मीर में निराशा हाथ लगी है। लेकिन जम्मू रीजन में बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। निर्दलीय प्रत्याशियों और अन्य दलों ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था। बीजेपी के जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के अपने दावे थे, लेकिन परिणाम कुछ और ही नजर आए। आपको बता दें कि 90 सीटों पर हो रहे इस चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 62 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 28 सीटें छोड़ दी थी। इन परिणामों को देखकर फिलहाल तो यही लग रहा है कि बीजेपी के मिशन कश्मीर को धक्का जरूर लगा है। जम्मू रीजन की ही बात करें तो बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना फैसला सुनाया। वो फैसला हमारे सिर आंखों पर। अभी चंद सीटों के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अगर एक तंजीम को पसंद किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो हमारे अलायंस के पार्टनरों ने पूरी की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी नौशेरा से चुनाव हार गए, जिसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं सबसे बड़ा उलटफेर जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा सीट पर देखने को मिला, जहां से बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त देते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक को जीत मिली है।
वहीं शोपिया से निर्दलीय उम्मीदवार अहमद कुल्ले को जीत मिली। उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम सीट पर पीडीपी कैंडिडेट को हराकर बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि एक और अहम सीट कुपवाड़ा की लोलव सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कैसर जमशेद लोन चुनाव जीत गए हैं। अनंतनाग की पहलगाम सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ कुल्लू चुनाव जीते हैं, तो वहीं उधमपुर ईस्ट से बीजेपी के आरएस पठानिया को जीत मिली और पट्टन विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियाज बीदर चुनाव जीते हैं। जम्मू नॉर्थ सीट की बात करें तो बीजेपी के श्यामलाल शर्मा के सिर जीत का सेहरा बंधा। वहीं लाल चौक सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान परदेशी चुनाव जीते हैं, जबकि जम्मू वेस्ट सीट से बीजेपी कैंडिडेट अरविंद गुप्ता ने कांग्रेस के मनमोहन सिंह को करारी शिकस्त दी है, जबकि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट से बीजेपी के बलदेव राज शर्मा ने जीत दर्ज की है, जबकि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को करारी हार का सामना करना पड़ा। एक और अहम सीट किश्तवाड़ा, जहां से बीजेपी की शगुन परिहार को जीत मिली है। नगरोटा से भी बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा को जीत मिली। कुल मिलाकर बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक सफलता तो नहीं मिली, लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार के सामने जो चुनौती जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने की थी, उसमें जरूर मोदी सरकार सफल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा रिजल्ट की तस्वीर साफ हुई। 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को जनता ने पूर्ण बहुमत दे दिया। वहीं कश्मीर में अलगाववादी उम्मीदवारों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया। चलिए जानते हैं जम्मू कश्मीर में किसे कितनी सीट मिली और अनुच्छेद 370 का इस चुनाव पर क्या प्रभाव रहा। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का परिणाम आ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। बीजेपी ने जम्मू रीजन में सफलता हासिल की है, वहीं महबूबा मुफ्ती की पीडीपी औंधे मुंह गिरी है। चलिए अब किसे कितनी सीटें मिली हैं वो भी जान लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, बीजेपी 29, कांग्रेस 6, पीडीपी 3, जेपीसी 1, सीपीआईएम 1, आम आदमी पार्टी 1, निर्दलीय 7। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद घाटी में पहली बार चुनाव हुआ। ये चुनाव करीब 10 साल बाद हुए हैं। साल 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उसके बाद से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इसी दौरान राज्य में परसीमन भी हुआ। इस परसीमन में 7 सीटें बढ़ा दी गईं, जिसमें जम्मू रीजन में 6 और कश्मीर रीजन में 1 सीट बढ़ी। लिहाजा जम्मू में कुल 43 सीटें और कश्मीर में 47 सीटों पर मतदान हुआ। जम्मू में बीजेपी को सफलता जरूर मिली, लेकिन कश्मीर घाटी में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। मतलब साफ है कि बीजेपी अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर भी जहां थी वहीं पर है। बीजेपी के लिए चिंता का सबब जरूर बन सकता है, क्योंकि सरकार ये बात बखूबी जानती थी कि कश्मीर घाटी में चुनाव जीतने के लिए उनकी पार्टी ने उचित तैयारी अभी नहीं की है। फिर भी कश्मीर में चुनाव संपन्न करवाया गया। बीजेपी भले ही जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाई, पर एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव करवाकर दुनिया भर को संदेश दे दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय लोकतंत्र पर मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के साथ ही फिलहाल पूरे तरीके से बीजेपी और कार्यकर्ता जश्न में डूबे होंगे। हो भी क्यों ना, बीजेपी ने वो कर दिखाया जो हरियाणा के इतिहास में कोई नहीं कर पाया था। अब इंतजार है नई सरकार के गठन का। नई सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा? क्या बीजेपी 1 या 2 उप मुख्यमंत्री के मॉडल के साथ आगे बढ़ेगी या फिर उप मुख्यमंत्री के बिना ही सरकार चलाएगी?
नायब जीत पर हमारे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। सूर्या समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।